वेलकम टू द लेक्चर 3 ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, 3 पर पहुंच गए हम लोग, काफी सारा हो रहा है कवर। ठीक है, तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोगों ने काफी सारे बेसिक डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ सॉलिड डिस्कस किए, आइसोमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस, अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, अलग तरह के सॉलिड्स देखे, क्रिस्टलाइन के आगे टाइप्स भी देखे, बहुत कुछ देखा हम लोगों ने। स्पेसिफिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट लैटिस एंड बेसिस, और ये दोनों किस तरह से बनाते हैं क्रिस्टल, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो उसी क्रिस्टल के आगे मतलब वो क्रिस्टल जो है यूनिट सेल से बनता है, वो यूनिट सेल्स वाला भी पॉइंट हमने देखा था। यूनिट सेल क्या होता है? एक रिपीटिंग यूनिट होता है जो एक क्रिस्टल में हमेशा रिपीट होता है, तो वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, यूनिट सेल के साथ साथ हम लोगों ने उसके एजेस भी देखे थे, ए बी एंड सी, उसके साथ अल्फा बीटा गामा भी देखा था। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट्स जब हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आज का जो है ब्रेविस लटाइस। ठीक है, तो इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अगर वो नहीं हुआ है आपका तो वो वीडियो पहले देख लो, फिर इस पे कंटिन्यू करो। ठीक है, उसके साथ हम लोगों ने उसमें यूनिट सेल्स के टाइप्स भी देखे। उसके बाद हम लोगों ने एक क्रिस्टल सिस्टम स्टडी किया, दैट इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, और उसमें 3 टाइप के यूनिट सेल्स थे। उन तीनों को भी स्टडी किया और उनमें कितने कितने पार्टिकल्स फिट होते हैं, कितने कितने एटम्स फिट होते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, उसके थ्रू उसमें चले जाओ, वो देख लो एक बार, उसके बाद इस पे आओ। ठीक है, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनेगा, आगे का पार्ट समझ में नहीं आएगा आपको। ऑलराइट, तो इस लेक्चर में हम लोग अभी क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहली चीज जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी अ ब्रेविस लटाइस। ठीक है, क्या है मैंने बताया था आपको, फिर वापस डिस्कस कर लेंगे हम एक बार। उसके साथ हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी एंड ए, दैट इज यूनिट सेल एज लेंथ। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में क्यू एम, क्यू डेंसिटी, और डेंसिटी जो है रो होता है एक्चुअली, क्यू डेंसिटी एंड क्यू ए। ठीक है, उसके साथ वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट पैकेजिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लटाइस, वेरी क्लोज पैकेजिंग बोलते हैं उसको, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग फर्दर, एक चीज मुझे एक्चुअली आपको दिखानी थी। लास्ट क्लास में मैंने जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम लिया था उसमें मैंने आपको एक डायग्राम नहीं दिखाया जो आपके टेक्स्ट बुक में ही है, तो ऑन पर्पस मैंने वो डायग्राम यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो जब मैं बता रहा था 1/8 पार्टिकल प्रेजेंट होता है, हाफ पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो वो इसमें और अच्छे से रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो, ये है आपका सिंपल क्यूबिक सेल, यूनिट सेल है ना, ये बॉडी सेंटर्ड है और ये एफसीसी है। ओके, तो इसमें आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पर है। इसी को अगर लाइन डायग्राम में बनाया जाए तो ये बन रहा है, देखो सामने, ये सिर्फ लाइन बना दिए। और अगर ये वाला स्ट्रक्चर ही हम लोग एक यूनिट सेल में ब्रेक कर दे तो इस तरह से दिखेगा। कैन यू सी दिस? किस तरह से ये कट दिख रहा है, बराबर 1/8 ऑफ द स्फीयर दिखाई दे रहा है यहां पर। ठीक है, 1/8 ऑफ ये एक है ना, 1/8 ऑफ 1 स्फीयर है, वैसे ये 1/8 थे, ये 1/8 थे, सारे 1/8 थे ना। यही मैं बता रहा था आपको 1/8। देखो मैंने कॉपी पेस्ट करके दूसरे यूनिट सेल भी बनाए थे, ये वही है। उसी तरह से बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर वाले तो सेम ही है, बस बीच में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आ गया, एक फुल एटम आ गया। और थर्ड केस यहां पर जो आप नोटिस करो, ये फेस सेंटर्ड है। फेस सेंटर्ड में आप नोटिस करो, ये देखो, ये हाफ दिख रहा है आपको, ये हाफ है, ये हाफ है, ऊपर भी हाफ है, इसके पीछे नीचे भी हाफ होगा, वो साइड पे भी हाफ होगा और पीछे भी हाफ होगा, तो ये सारे हाफ है। इसलिए तो हम लोगों ने उस तरह से कैलकुलेशन किया था। तो इसमें आपको टोटल मिला के 8 कॉर्नर्स है, 8 वर्टाइसेस, और उसके साथ साथ हर कॉर्नर पे 1/8 एटम ही प्रेजेंट है। यहां पर आपके पास 8 कॉर्नर्स है, उसमें तो 1/8 एटम के हिसाब से इसमें 1 एटम हो गया, इसमें भी 1 एटम हो जाएगा, बट सेंटर में और एक एटम है ना, तो 2 एटम्स हो गए टोटल। ठीक है, इसमें कॉर्नर्स को पकड़ के तो 1 एटम हो जाएगा पूरा, और हर फेस पे हाफ एटम है, 6 फेसेस है, इसका मतलब 3 एटम्स वो हो गए, तो ये 4 हो गए। तो ये मुझे आपको एक्चुअली इमेज दिखाना था, दिस पॉइंट आई हैव वांटेड टू शो यू ऑल, एंड इसलिए मैंने ये एक पिछले स्लाइड से, पिछले क्लास से सॉरी, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, तो फिर से बताना चाहूं तो सिंपल सेल में सिर्फ 1 पार्टिकल होता है। ओके, उसके साथ बॉडी सेंटर्ड में, क्यूबिक सेंटर्ड में आपको 2 पार्टिकल्स मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं। ओके, और एफसीसी में आपको मिलेंगे टोटल ऑफ 3 पार्टिकल्स। हाँ सॉरी 3 कहां से आया, 4 पार्टिकल्स, मैं एपी में लग गया इधर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 नहीं, 1 2 एंड 4 है। ठीक है, सॉरी। एनीवेज, तो ये यहाँ पर 4 पार्टिकल्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, इसमें सारे के सारे कहाँ पर है, कॉर्नर्स, इसमें कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स पे कितने हैं, 1 है टोटल पार्टिकल, और यहाँ पर बॉडी के सेंटर में, तो सेंटर लिख दो,
सेंटर में भी 1 है, यहाँ पर क्या है, कॉर्नर्स में 1 है, और जो सेंटर है फेस के सेंटर्स है, तो फेस लिख देता हूँ मैं, फेस के सेंटर में टोटल 3 है। इस तरह से टोटल आता है। ठीक है, समझ में आया? ये सी है। ऑलराइट, तो ये तो था पिछला पार्ट जो मेरे को बताना था आपको। अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट ब्रेविस लेटाइस। तो ब्रेविस लेटाइस का जो बेसिक डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, वो ये है। ब्रेविस लेटाइस का मैंने आपको बेसिक आउटलाइन क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा अरेंजमेंट है, ध्यान देना, ये इस तरह का अरेंजमेंट है लेटाइस पॉइंट्स का, जो मैथमेटिकली किया गया और देखा गया सिर्फ 14 टाइप्स है कि आपके लैटिस पॉइंट्स अलग अलग तरीके से अरेंज हो पाए, और वही 14 पॉइंट्स को बोल दिया 14 क्रिस्टल्स या 14 क्रिस्टल्स सिस्टम्स। ओके, अलग अलग तरह के, और वही 14 यहां पर आप देख पा रहे हो। इसको काउंट करोगे टोटल तो 14 है, और उसी 14 क्रिस्टल्स को डिफाइन करने के लिए ये 7 अलग क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, जिसमें आता है क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। ठीक है, तो इनमें मैंने आपको बताया था, इसमें ए बी सी या A1 A2 A3 और अल्फा बीटा गामा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसको स्टडी करने में। तो वो कैसा है जरा इधर देख लेते हैं। देखो, अगर आप ट्राइक्लिनिक की बात करो तो ट्राइक्लिनिक में A1 नॉट इक्वल टू A2 नॉट इक्वल टू A3। अभी आप सोचोगे A1 A2 A3 कहां से आ गया? तो ये A B C है, A1 इज A, B इज A2 एंड C इज A3। ठीक है, तो ट्राइक्लिनिक में कंडीशन दिखता है कि A1 A2 और A3 आपस में इक्वल है ही नहीं, और उसके साथ साथ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, इसमें वो इक्वल दिखता ही नहीं। और इनमें आप नोटिस करोगे कि सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल दिखाई देता है, मतलब कॉर्नर्स पे एटम वाला। सेकेंड, मतलब ये साइड्स भी सेम नहीं है, सॉरी, ये साइड्स भी सेम नहीं है और एंगल्स भी सेम नहीं है। ठीक है, सेकेंड आते हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है? A1 A2 A3 इक्वल है नहीं। ठीक है, उसके साथ आप देख सकते हो अल्फा बीटा जो है वो 90 का एंगल बना रहे हैं, वो 90 का एंगल, मतलब दोनों में 90 का एंगल है। दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, बट गैमा जो है दैट इज सम अदर एंगल बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। उसमें आप नोटिस करो प्रिमिटिव भी है और बेस सेंटर्ड भी है। बेस सेंटर्ड मतलब एज सेंटर्ड, जो हमने देखा था, डिस्कस किया था। ठीक है, उसके साथ ऑर्थोरोम्बिक पे जाते हैं। अभी ऑर्थोरोम्बिक जो है उसमें कितने हैं? उसमें 4 अलग टाइप के लैटाइसेस हम देखते हैं कौन से कौन से। तो उसके पहले कंडीशन देखो, A1 A2 A3 फिर आपस में इक्वल नहीं है। क्यों ऐसा चल रहा है? A1 A2 A3 फिर आपस में इक्वल नहीं है। ओके, बट अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इस पर ना एक्चुअली कभी कभी क्या हो जाता है, इस पर एमसीक्यूज पूछते हैं, बहुत रेयर होता है, बट पूछ सकते हैं कि ऑर्थोरोम्बिक में क्या डिफरेंट है या मोनोक्लिनिक में एंगल्स कैसे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये मैंने इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पर। तो ये 90 डिग्री, तीनों 90 डिग्री होते हैं। तो इसमें आप लोग चारों टाइप के यूनिट सेल देख पाते हो। प्रिमिटिव भी है, बेस सेंटर्ड भी है, बॉडी सेंटर्ड भी है और फेस सेंटर्ड भी है। चारों के चारों है। ठीक है, फिर आते हैं टेट्रागोनल पे। टेट्रागोनल के केस में आप क्या देखोगे? यू विल सी A1 एंड A2 आर इक्वल, देखो यहां पर, बट दोनों का जो लेंथ है दैट वोंट बी इक्वल टू A3। ठीक है, और उसके साथ साथ अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, तीनों का एंगल सेम है, बट सिर्फ A3 मतलब C जो है वो डिफरेंट होगा, या तो इन दोनों से कम होगा या तो इन दोनों से ज्यादा होगा। ठीक है, उसमें आप 2 ही सिस्टम्स देख पा रहे हो, एक है आपका प्रिमिटिव और एक है आपका बॉडी सेंटर। ठीक है, 2 ही टाइप के यूनिट सेल्स आपको मिलेंगे। फिर क्यूबिक में, हम क्यूबिक तो डिस्कस कर चुके हैं। क्यूबिक में 3 टाइप्स होते हैं, 3 लैटाइसेस होते हैं। एक आपका SC होता है, फिर FCC होता है और BCC होता है। ठीक है, इसमें क्यूबिक है तो क्यूबिक में सारे साइड्स भी सेम रहेंगे, उसके साथ साथ सारे एंगल भी 90 डिग्री को इक्वल रहेंगे। अब वो नोटिस किया, आई होप आपने, कि नीचे वाले तीनों में, अभी जो लास्ट 3 हमने देखे 1 2 एंड 3, तीनों में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है। ठीक है, वो नोटिस करो। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे एज सेंटर्ड बस नहीं मिलता, बट ये बाकी के तो मिलते ही हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड प्रिमिटिव, तीनों मिल रहे हैं। फिर आता है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल की अगर बात करते तो A1 A2 A3 फिर इक्वल है, ऊपर जैसा ही सेम है, तीनों अल्फा और बीटा इक्वल है, वो भी गामा को भी इक्वल है, बट दैट इज लेस देन 120 से कम है, बट 90 को इक्वल नहीं होगा। 120 से कम होगा बट 90 को इक्वल नहीं होगा। ओके, इसमें आप देखोगे एक ही टाइप मिलता है आपको, दैट इज प्रिमिटिव। और हेक्सागोनल की बात करें तो इसमें आपको A1 A2 इक्वल मिल रहा है, बट उन दोनों को A3 इक्वल नहीं है, जैसा ये था टेट्रागोनल था वैसे ही। और अल्फा बीटा 90 डिग्री है, वाइल गामा इज
120। ठीक है, तो इसमें बनेगा सिर्फ प्रिमिटिव। तो अगर आप काउंट करते हो नंबर ऑफ लटाइसेस फॉर्म हो रहे हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखो कितने आ गए, 14। बोला था ना मैंने 14 ही डिफरेंट टाइप्स पॉसिबल है, तो वही 14 है यहाँ पर। उसी का एडिशन उन्होंने यहाँ भी दे रखा है, इनको भी अगर आप ऐड करोगे पूरा 1 + 2 3 + 4 7 + 2 9 + 3 12 + 1 13 + 1 14, तो 14 टाइप के स्ट्रक्चर्स मिल गए ना हमको। ठीक है, बट वो इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में है। ओके ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ डायग्राम ही वो है, इसमें बस डायग्राम्स दिए हुए, जो उधर लिखा हुआ था वो यहाँ पर आपको बन के भी मिला हुआ है। देखो ये क्यूबिक है, 3 थे उसमें। ओके, ऑर्थोरोम्बिक में 4 है, टेट्रागोनल में 2 ही टाइप्स है, मोनोक्लिनिक में 2 टाइप है, रोम्बोहेड्रल में 1 है, ट्राइक्लिनिक में भी 1 है और हेक्सागोनल में भी 1 है। वही सेम चीजें यहाँ पर आपको मिलती है, सॉरी वही चीजें यहाँ पर भी मिल रही है। देखो सेम लिखा हुआ 1 2 3 जो लिखा है ना यहाँ पर, और यही टाइप्स उसमें भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो ये ऑन पर्पस मैंने आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम जो है इंक्लूड किया है, जो फोटोग्राफी में इंक्लूड किया है, बिकॉज आप थोड़ा रिलेटेड फील करते हो, आपको लगता है अरे देखा देखा चीज़ है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो आपको आसान लगने लग जाता है। ठीक है, दैट्स द रीजन मैंने ये डाला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में एक डेफिनेट शेप होता है, एक साइज होता है, राइट। तो उसके केस में हम मोलर मास लेते हैं और उसी का डेंसिटी रिलेट करते हैं यूनिट सेल एज लेंथ के साथ। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज, अगर मुझे ये डिराइव करना है, ये रिलेशनशिप अगर मुझे डिराइव करना है, तो डिराइव करने के लिए मुझे मोलर मास, डेंसिटी और यूनिट सेल एज लेंथ का कोई ना कोई कनेक्शन चाहिए। वो क्यों चाहिए होता है, सब्सटेंस अगर मैं लेता हूं हाथ में तो वो सब्सटेंस मुझे पता है कौन से मटेरियल से बना है, तो उसका मोलर मास मुझे पता होगा। उसकी डेंसिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी तो मोलर मास तो मुझे पता है, यूनिट सेल एज लेंथ का भी मुझे वैल्यूज दिया जाएगा, या दूसरे साइंटिस्ट ने जो वर्क किया रहेगा उसके बेसिस पे कोई ना कोई वैल्यू तो मुझे पता होगी। तो इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू डिराइव द डेंसिटी ऑन बेसिस ऑफ दैट। ऑन द अदर हैंड मैं चाहूं तो मैं डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकता हूं और मोलर मास भी पता है मुझे, तो मैं यूनिट सेल एज लेंथ भी फाइंड आउट कर सकता हूं। मान लो मेरे पास यूनिट सेल एज लेंथ नहीं है, मेरे पास सिर्फ मोलर मास है, मेरे पास डेंसिटी है, डेंसिटी भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं ना, उस सब्सटेंस का स्ट्रक्चर देखकर मैं उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूं उसके ज्योमेट्री के हिसाब से। और एक बार वॉल्यूम फाइंड आउट कर दिया तो मास बाय वॉल्यूम, मास लेकर मास बाय वॉल्यूम करके डेंसिटी फाइंड आउट कर दिया, डेंसिटी मिल गया मुझे, मोलर मास मिल गया, तो मैं यूनिट सेल एज लेंथ फाइंड आउट कर पाऊंगा बिना किसी मेहनत के, बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये वो किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम सोचते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कर पाएंगे, उससे नहीं कर पाते, ये मेथड नॉर्मल मेथड से कर पाते। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर देंगे, इससे आसानी से हम लोगों को यूनिट सेल एज लेंथ किसी भी सब्सटेंस का मिल सकता है। आगे हम देखेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे एक न्यूमेरिकल, उससे आपको और आइडिया आएगा। बट उसके पहले मुझे रिलेशनशिप तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि मोलर मास, डेंसिटी और यूनिट सेल एज लेंथ आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। ठीक है, तो मुझे डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो मेरे लिए क्या है, डेंसिटी में रो सपोज कर लेता हूं। डेंसिटी क्या होता है मेरे लिए, इट इज मास ऑफ दैट सब्सटेंस और यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम। सही है, अब मास, यूनिट सेल का मास क्या होगा, यूनिट सेल में जितने पार्टिकल्स है, समझो उसको n सपोज कर, लेट n बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, मास ऑफ ईच पार्टिकल के साथ। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल अभी तक हम क्यूबिक ही कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर मैं क्यूबिक यूनिट सेल कंसिडर कर रहा हूं तो क्यूबिक यूनिट सेल के केस में सारे के सारे साइड सेम है, इट्स जस्ट लाइक अ क्यूब। तो क्यूब अगर एक लेंथ या एक एज का लेंथ मैंने ए कंसिडर किया है, तो पूरा का पूरा जो क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज ए इंटू ए, दैट विल बी नथिंग बट ए क्यूब। मतलब मैं लिख सकता हूं देयरफॉर डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स per unit cell multiplied by mass of each particle upon a cube, right? But mass of each particle निकालेंगे कैसे, how do we find out mass of each particle? यही mass of each particle find out करने के लिए हम लोग molar mass involve करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं लिख सकता हूं okay, but molar mass, capital M, molar mass is nothing but equal to mass of each particle। ओके, मतलब स्मॉल एम जो लिखा है मैंने, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, राइट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। अब मुझे पता है, आपको भी पता है कि ये मोलर मास जो है कैपिटल एम, दैट इज नथिंग बट मास ऑफ ईच पार्टिकल।
क्या है मास ऑफ ईच पार्टिकल? इट इज स्मॉल m, जो हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल। कितना होता है? एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो इसी को अगर मैं इस इक्वेशन को आगे मॉडिफाई कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? स्मॉल m का वैल्यू क्या मिलेगा? स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन Na, राइट। अब ये जो वैल्यू मुझे मिला है, मैं इसको ना इसमें डाल देता हूं, इंसर्ट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा मुझे आंसर? आई विल गेट रो इज इक्वल टू, सॉरी, रो इज इक्वल टू एन वैसे का वैसे मल्टीप्लाइड बाय m के जगह पे लिखेंगे कैपिटल M अपॉन Na अपॉन a क्यूब। ठीक है, मतलब इसको डिराइव या मॉडिफाई करके आई कैन राइट रो इज इक्वल टू n इंटू m अपॉन, ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर का, तो ये जाएगा Na इंटू a क्यूब। मिल गया। देखो रिलेशनशिप कितना इजी था। यह आता है डेरिवेशन के लिए। ठीक है, दिस जनरली इज यूज कि डिराइव करो 2 मार्क के लिए आ जाएगा। तो क्या करना है डेरिवेशन में? इसको बस स्टेटमेंट्स डालने। क्या स्टेटमेंट लिखोगे? आई विल से लेट द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस बी कैपिटल M, द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस बी रो, and the unit cell edge length of the substance be A। ये स्टेटमेंट लिख दिया पहला मैंने। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो लिखो रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, सो हियर द मास इज कंसिडर्ड एज मास ऑफ वन यूनिट सेल। ठीक है, एंड वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। सो मास ऑफ वन यूनिट सेल लिख लिया, ये लिख लिया ना मैंने स्टेटमेंट में। फिर लिखूंगा मास ऑफ वन यूनिट सेल इज नथिंग बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ ईच पार्टिकल, एंड वॉल्यूम एज एज लेंथ इज a, and it is the unit cell is cubic, the volume would be a cube. Therefore rho will become to equal to n into m upon a cube. Okay, but molar mass of the same substance would be equal to mass of each particle multiplied by number of particles in 1 mole. Okay, therefore capital M is equal to m into Na, therefore small m equal to capital M into Na। इसको दे दो चाहिए तो नंबर 2, इसको दे दिया आपने नंबर 1। ठीक है, so substitute the value of small m from equation 2 in equation 1, therefore we get rho is equal to n into m upon Na whole upon a cube. Rearranging gives us rho equals this. This is the relationship. Okay, do you understand? समझ में आ गया? मतलब अगर मैं समझो आपको और एक कुछ पॉइंट लिख के दिखाना चाहूँ इसमें, तो मैं प्रॉपर स्टेटमेंट्स में, मैं स्टेटमेंट्स में बता दिया, बट प्रॉपर तरीके से कैसे लिखूंगा? सबसे पहले लिखूंगा डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, सो देयरफॉर डेंसिटी बिकम्स मास ऑफ यूनिट सेल इज नथिंग बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? मास ऑफ ईच पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, दैट इज, अब चाहो तो लिख दो एज लेंथ क्यूब। ओके, ये लिख दिया। उसके बाद स्टेटमेंट आएगा बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज n एंड मास ऑफ ईच पार्टिकल इज स्मॉल m। ठीक है, देयरफॉर एंड एज लेंथ इज a, देयरफॉर रो इज इक्वल टू n इंटू m अपॉन a क्यूब। ओके, but it's difficult to find out the mass of each particle, therefore we consider molar mass, and molar mass, okay, m becomes equal to mass of each particle multiplied by number of particles in 1 mole, that is Avogadro's number. So therefore small m becomes equal to capital M upon Na। ये लिख दिया आपने। फिर इसको इक्वेशन 1 डाल दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो। So substitute the value of m from equation 2 in equation 1 लिख दिया। Therefore capital M is equal to, sorry capital M नहीं,
वन इक्वेशन हमारा रो है। सो रो इक्वल्स एन इंटू कैपिटल एम अपॉन एन ए अपॉन ए क्यूब। Rearranging gives us n into m upon na into a cube derived। ठीक है, सो फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हो द रिलेशनशिप हैज बीन डिराइव्ड। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह सब लिख सकते हो ये स्टेटमेंट। इसके लिए 2 मार्क आपको आराम से मिल जाएंगे। स्टेटमेंट सही है, हो सकता है कि 3 मार्क्स के लिए भी। और मैं इतना लिखकर क्यों दिखाया आपको? बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो चलो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखो, रो इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू, क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है, चलो पढ़ते हैं। पहले ब्लाइंडली पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में, राइट? तो चलो देखते हैं। सो व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स। The unit cell edge length is 408 picometers. Calculate the density of gold. Molar mass of gold is given as 197 ग्राम पर मोल। ठीक है, कुछ तो मुझे समझा है कि FCC दिखाई दे रहा है, उसके साथ 408 पिकोमीटर जो यूनिट सेल का लेंथ है, उसके साथ गोल्ड का डेंसिटी पूछा हुआ है मुझे। ठीक है, तो अभी वापस पढ़ते हैं। तो क्या बोला है? व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइज, मतलब गोल्ड जो है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, उसके क्रिस्टलाइज होने की वजह से there is unit cell formed, crystals formed, that is FCC। मतलब FCC के हिसाब से मैं जानता हूं कि n, मेरे लिए n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल वुड बी 4। FCC में 4 होते हैं ना, तो मैं वो n लिस्ट कर दिया। उसके बाद क्या बोला हुआ है? द यूनिट सेल एज लेंथ इज 408 पिकोमीटर्स, मतलब मुझे दे दिया है a 408 पिकोमीटर्स। अब क्या होता है ना, हम जब डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपके वैल्यूज ग्राम पर मोल में दिया हुआ, तो ग्राम है ना यहां पर, तो ग्राम के हिसाब से तो सीजीएस यूनिट हुआ। तो सीजीएस यूनिट में इस पिकोमीटर को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? सेंटीमीटर में, मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हमको तो पता है 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर्स, वही सेंटीमीटर में -10 हो जाएगा। तो मैं इसको अगर कन्वर्ट करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? 408 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर्स। अगर ये कन्वर्जन नहीं समझ में तो कमेंट में मेंशन कर दो मुझे, मैं ना अलग से बता दूंगा आपको कैसा होता है कन्वर्जन, क्या क्या सेंटी, पिको, नैनो, माइक्रो, ये सब क्या होते हैं। इसी में अभी डेसिमल कहाँ पर है? यहाँ पर है, कहीं दिख नहीं रहा डेसिमल, तो यहाँ पर है, तो इसको मैं 2 पॉइंट पीछे मूव कर लेता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर a बिकम्स इक्वल टू 4.08 इंटू 10⁻, लेफ्ट साइड में मूव किया, बड़े नंबर को छोटा किया, तो ये हो जाएगा -8 ना, ये भी नंबर छोटा हो जाएगा, सेंटीमीटर्स। तो ये मिल गया मुझे a का वैल्यू। ठीक है, ये मुझे मिल गया a का वैल्यू। अब a मुझे पता है, n मुझे पता है, और साथ में मुझे मोलर मास भी पता है। कैपिटल m है ना, ये दिस इज द वैल्यू फॉर कैपिटल m, एज दिस वाज द वैल्यू फॉर a एंड दिस वाज नो, डेंसिटी बाकी फाइंड आउट करनी है। हाँ, FCC से हमको क्या पता था? 4 था, पता चला ना, तो ये सारी चीजें हमको पता चली। तो अभी मैं वही रिलेशनशिप यहाँ यूज करने वाला हूँ। तो मुझे n पता है, a पता है, ठीक है, और Na भी आने वाला है, एवोगैड्रोस नंबर, तो मैं वो भी वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? कितने पार्टिकल्स होते हैं? अभी गोल्ड का तो ये एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, तो चलो रिलेशनशिप हमने जो डिराइव किया था वो लिख देते हैं। यहाँ पर क्या था? इट वॉज रो इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल M अपॉन a क्यूब इंटू Na। ये हमारे पास रिलेशनशिप था। बाय द वे वो मोलर मास भी लिख दो यहाँ पर, कैपिटल M भी लिख दो, तो कैपिटल M ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू 197 ग्राम पर मोल। तो बस वैल्यूज डालने हैं और आंसर निकालना है। ठीक है, उस वैल्यूज के लिए व्हाट यू कैन डू इज ना, आप लॉग बुक यूज कर सकते हो, आसान हो जाएगा लॉग बुक। ठीक है, हमने सीखा है लॉग कैसे यूज करते हैं, नहीं देखा, नहीं पता होगा तो मेरा ही दूसरा चैनल है रजत थावानी नाम का, रजत थावानी जो मेरा नाम है वही नाम का चैनल है, उसमें हाउ टू सॉल्व सम्स यूजिंग लॉगरिथम बोला हुआ है, मैंने सिखाया हुआ है। 30-35 मिनट्स का वीडियो है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, ऑलराइट, तो देयरफॉर रो बिकम्स इक्वल टू n कितना है हमारा? n 4 मल्टीप्लाइड बाय m कितना है? 197 अपॉन a क्यूब, मतलब क्या होगा? 4.08 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय Na है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल Na लिख देता हूँ, फिर नीचे उसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, थोड़ा ओपनली लिखते हैं ना इसलिए।
So therefore rho becomes equal to 4 into 197 अपॉन 4.08 का क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ये जो है ना 10 रेस टू माइनस 8 का क्यूब कितना होगा, दिस इज a रेस टू m होल रेस टू n, तो a रेस टू m n इंटू n होगा, तो 10 रेस टू माइनस 8 इंटू 3, माइनस 8 इंटू 3 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 10 रेस टू माइनस 24 इंटू एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 रेस टू 23। अब यहीं पर नोटिस कर लो ये 24 है 23 है, ठीक है, माइनस 24 एंड प्लस 23, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसी को मैं रीअरेंज करके फिर लिखना चाहूँ, ठीक है, तो बस एक छोटा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा इन दोनों के बीच में, क्या 10 रेस टू m इंटू 10 रेस टू n इज 10 रेस टू m प्लस n, तो m प्लस n मतलब माइनस 24 प्लस 23 होगा, तो माइनस 1 हो जाएगा, 10 रेस टू माइनस 1 बच जाएगा। तो इसी को मैं आगे रीअरेंज करता हूँ, लिखता हूँ देयरफॉर डेंसिटी बिकम्स इक्वल टू 4 इंटू 197 अपॉन 4.08 का क्यूब, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेस टू माइनस 1, ठीक है, ये हो गया, ये हमको मिल गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग लॉग से सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, लॉग से सॉल्व करना है मतलब क्या, लॉग ऑफ 4 प्लस लॉग ऑफ 197 ब्रैकेट क्लोज माइनस लॉग ऑफ 4.08 10 रेस टू 3 प्लस लॉग ऑफ 6.022, ओके, और ये चाहो तो इसको ऊपर भी ले लो तो और एक स्टेप इसमें बढ़ जाएगा, बट वैसे ही करना है आप लोगों ने। तो ये हो जाएगा, समझो 4 इंटू 197 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस टू 1 मतलब 10 हो जाएगा ना, ऊपर माइनस 1 का ऊपर प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन 4.08 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 6.022, ठीक है। इसी को रीअरेंज कर दिया मैंने, या 10 से मैं क्या करता हूँ ना, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, रो वुड बी इक्वल टू 40 इंटू 197 अपॉन 4.08 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 6.022, ठीक है। अब यही मैं नेक्स्ट पेज पे कैरी करता हूँ और उसी को हम लोग लॉग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या है 40, 197, 4.08 एंड 6.022, तो फॉर अस डेंसिटी वाज इक्वल टू 40 इंटू 197 अपॉन 4.08 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 6.022। चलो लॉग से सॉल्व करते, लॉग बुक्स निकालो, चलो 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 चलो, मेरा आईपैड में है तो मैं वहीं से देखूंगा, आप लोग लॉग बुक्स निकालो, एक एक करके चलो सॉल्व करेंगे। पता नहीं क्यों अड़चन आ रही है, ठीक है। ले लिया लॉग बुक, निकाला, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रो इज इक्वल टू एंटी लॉग लेना पड़ेगा ना, उसके साथ लॉग ऑफ 40 प्लस सब टू द बेस है ना, लॉग ऑफ 197 माइनस लॉग ऑफ 4.08 क्यूब प्लस लॉग ऑफ 6.022, ठीक है। ठीक है, इधर ब्रेस ब्रैकेट दे देते हैं हम लोग, थोड़ा ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, ब्रैकेट अलग रहने चाहिए ना, ये और ये बंद हो गया आपका, ठीक है। चलो तो एक एक का लॉग ले लेते हैं, तो एंटी लॉग ऑफ 40, लॉग ऑफ 40 कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 1 पॉइंट, लॉग ऑफ 40 कितना हो गया 6021 दिया लॉग बुक में, ओके, प्लस लॉग ऑफ 197 कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 3 डिजिट माइनस 1 2 पॉइंट 197, 19 का देखेंगे हम लोग 7 में, 19 का 7 में आ रहा है 2945, ठीक है, ये हो गया, माइनस
अब इस केस में क्या होगा पता है, इस केस में ये वो लॉग ऑफ a रेस टू m विल बी m इंटू लॉग ऑफ a हो जाएगा ना, वही होगा यहाँ पर। सो ये 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ 4.08 दैट इज 0. 40 का 8 में देखते हैं, चलो 40 का 8 में कितना है 6107, सो 6107 प्लस क्या आ जाएगा इधर 6022 का 6.022, 6 पॉइंट के हिसाब से ये तो 0 पॉइंट हो जाएगा। एंड 60 का 22 में देखेंगे हम लोग, 60 का 2 में कितना है 7796 और आगे 1 है, तो 7797 हो जाएगा 7797। ठीक है, ये हो गया। अब ये लॉग्स निकाले, बाद में हम लोग इसका एंटी लॉग भी फाइंड आउट करना है ना हम लोगों को, सॉल्व तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो चलो क्या हो जाएगा, पहले तो 0.6107 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो ये हो गया 1.8321। तो मैं चाहूं तो इसकी जगह पे ये जो पूरा मैंने लिखा है इसकी जगह पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, मेरा वैल्यू जो मिला है मुझे, है ना, क्या मिला है 1.8321। इसको मैं ब्रैकेट में ऊपर मेंशन कर देता हूं क्या किया था। ओके, 3 इंटू 0.6107, ठीक है, यही इसी से हमको यह आंसर मिला है। ऑलराइट, तो चलो सॉल्व करते हैं। एंटी लॉग ऑफ, अब क्या होगा, इन दोनों को ऐड करो, 5 + 1 6, 4 + 2 6, ये 9 होगा और ये 8 होगा, 0.3 होगा, माइनस इसका एडिशन क्या आएगा 7 + 1 8, 2 + 9 11, 7 + 3 10 + 1 11, है ना, एंड 8 + 8 16 और ये 2। तो हमको भी सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, आई नीड टू सब्ट्रैक्ट 3.8966 फ्रॉम 2.6118, ठीक है। तो ये 6 का 5 हो जाएगा, ये 16, 16 - 8 8, 5 - 1 4, 9 - 1 8 एंड 8 - 6 2 और ये 3 - 2 1। तो मुझे लेना पड़ेगा एंटी लॉग ऑफ 1.2848, ठीक है। चलो ले लेते हैं एंटी लॉग। अभी 1 पॉइंट है, मतलब दो लेफ्ट से 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे, तो 2848 का एंटी लॉग देखते हैं। चलो 0.28 हाँ, 0.02 नहीं देखना है, 0.28 एंड 4 0 1 2 3 4 1923 आ रहा है और 8 में देखेंगे तो आगे 4 ऐड हो रहा है, 1927 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 1927, ठीक है, और इधर आ जाएगा पॉइंट, तो ये क्या हो गया मेरा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना ये, राइट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसी को अगर मैं केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁻³ से। तो मेरा फाइनल आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर ही है, ठीक है, ये जो मुझे मिला है फाइनल आंसर है। इसको 19.27 इंटू 10⁻³ कर सकता हूँ मैं, ठीक है, दैट विल बी केजी पर मीटर क्यूब। कन्वर्जन्स करने के बाद ही मैंने डायरेक्टली इंटू 10⁻³ किया, तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ये और ये दोनों ही आंसर है, ठीक है। आई होप समझ में आया हो आपको। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें उन्होंने डेंसिटी पूछा था, मेरे को डेंसिटी मिल गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ पता है, 19.27 ग्राम्स है, किस चीज़ के, गोल्ड पार्टिकल्स के, पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब पर ml, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे फिर। ऑलराइट, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दिस पॉइंट इज पैकेजिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। इसका मतलब क्या, अभी पार्टिकल्स आपस में पैक किस तरह से होते हैं, किस तरह से एक दूसरे को अरेंज करते हैं, ओके, हाउ डू दे अरेंज देमसेल्व्स, वही पैकिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग तरह से पैक हो सकते हैं पार्टिकल्स, अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है। मतलब हम अभी बनाते हैं ना, हम हमेशा ये बनाते हैं,
हमारे हिसाब से ऐसा ही होता है सॉलिड वाइट, ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अभी हम देखेंगे बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। तो ये पैकेजिंग मतलब आपस में पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होते हैं उसी के बारे में बात हो रही है। बट इस पूरे टाइम में मैं एक वर्ड यूज करूंगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर, या जो वर्ड है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बहुत कॉमनली मैं यूज करने वाला हूं। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूं आप लोगों को कि क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट द पार्टिकल्स सराउंडिंग वन सिंगल पार्टिकल। जैसे देखो, द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स दैट टच एनी गिवन स्फीयर इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी मैंने जो बोला और जो यहां लिखा है थोड़ा डिफरेंट है, मीनिंग सेम है, कैसे मैं बताता हूं। इधर स्फीयर का मतलब होता है पार्टिकल, ठीक है, स्फीयर का मतलब क्या होता है, पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल है वो एक पार्टिकल कितने दूसरे पार्टिकल्स को सराउंड कर रहा है, मतलब डायरेक्टली टच कर रहा है, वही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो आप, ये पार्टिकल अगर मैं कंसिडर करता हूं तो ये पार्टिकल डायरेक्टली कितने पार्टिकल्स कनेक्टेड है, 1 2 3 4। तो इस केस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उतने ही पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे। यस और नो, थिंक अबाउट इट। ये इस तरह से अरेंज्ड है, अगर मैं इसको इस तरह से अरेंज कर दूं तो ये इंटरसेक्टिंग पार्टिकल्स प्लीज इग्नोर करो, ठीक है, वो एक्चुअल में आई डिडंट मीन टू मेक दैट। तो अगर इन सब में ये पार्टिकल मैं कंसिडर करता हूं तो ये पार्टिकल कितनों को कनेक्टेड है बताओ मुझे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 को कनेक्टेड है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, इसका 6 हो गया। देखो और भी एफिशिएंट पैकिंग हो गया। उसके साथ एक चीज ध्यान दो, एक चीज पे मैं प्रेशराइज करो, ये जो एम्प्टी स्पेसेस है ना यहां पर, ये एम्प्टी स्पेसेस, एक मिनट, ये जो एम्प्टी स्पेसेस है, ये एम्प्टी स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, आल्सो नोन एज वॉइड्स। तो जो वॉइड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो इसमें बड़े वॉइड्स में से कुछ छोटे वॉइड्स हो गए, है ना। तो जितना एफिशिएंट होगा पैकिंग उतना ही वॉइड साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। इन वॉइड्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट फॉर नाउ पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। एक मिनट में मार्कर का कलर फिर चेंज कर दूं, व्हाइट कर देता हूं। ऑलराइट, ठीक है। तो आई होप आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समझ में आया हो। एक पार्टिकल, उसको सराउंडिंग में कितने पार्टिकल है, वही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑलराइट, तो अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि पैकेजिंग में ही या पैकिंग में ही देयर इज अ काइंड ऑफ पैकिंग विच इज कॉल्ड एज क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। इसी क्लोज पैक, अब देखो मैंने हैंड रिटन नोट डाला है बीच में, ऑन पर्पस डाला हुआ है क्योंकि मैंने पर्सनलाइज तरीके से थोड़े नोट्स बनाए थे कभी, मैं सोचा आपके काम में आ जाएगा। मुझे एक्चुअल में दिखाना था कि नोट्स बनाते कैसे, ठीक है। तो एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप समझ भी जाओगे कि नोट्स बनाया कैसे जाते हैं, क्योंकि नोट्स आपको बनाने आने चाहिए आपके, ठीक है। तो पैकेजिंग ऑफ पार्टिकल्स या पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटाइस में एक तरीका है, दैट इज क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। एकदम फाइनली क्लोजली अटैच्ड पार्टिकल्स होते हैं और वही बनाते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। तो जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स है, जरा ध्यान दो, क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स है ना, ये 3 तरीके के पैकिंग दिखाई देता है इसमें पहले तो में 1 डायमेंशन में पैकिंग होता है, फिर 2 डायमेंशन में पैकिंग होता है, और ये फिर 3 डायमेंशन में पैकिंग होता है। मतलब क्या है, 1D में पैकिंग हो गया तो यही 1D मतलब 1 डायमेंशन का पार्टिकल्स आगे 2 डायमेंशन बनाएगा, और 2 डायमेंशन में पैक हो गया तो आगे वही पार्टिकल्स या वही जो लाइंस बने वो एक दूसरे के ऊपर, या शीट्स बने वो एक दूसरे पर पाइल अप करके 3 डायमेंशन बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्लोज पैकिंग होता है। वी विल सी 1 बाय 1, टेंशन मत करो, ठीक है। तो जब मैं 1 डायमेंशन के क्लोज पैकिंग की बात करता हूं तो किस तरह से पार्टिकल्स अटैच होते हैं, ठीक है। ये 1 2 इस तरह से देख रहे हो, एक लाइन में कैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो ये जो एक लाइन में प्रेजेंट है पार्टिकल्स, ये 1 डायमेंशन है। 1 डायमेंशन मतलब या तो x या तो y या तो z, एनी ऑफ देम, ठीक है। तो ये 1 डायमेंशन में हो गया। व्हाट अबाउट पैकेजिंग इन 2 डायमेंशन? 2 डायमेंशन के पैकिंग की बात करूं अगर मैं क्लोज पैकिंग की, तो इसमें आप नोटिस करोगे कि ऐसे 2 डायमेंशन मतलब x और y 2 एक्सिस में होने चाहिए, y या z 2 एक्सिस में होने चाहिए, या x और z 2 एक्सिस में होने चाहिए। ओके, तो 2 एक्सिस में किस तरह से बनेगा, एक प्लेन बनेगा। ये अगर 1 एक्सिस है तो इसके ऊपर एक के ऊपर अगर मार्कर रख दूं, मैं स्टाइलस रख दूं, तो आई विल ऑब्जर्व कि ये 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन रहा है। तो 2 डायमेंशन मतलब क्या हुआ, ये 1 डायमेंशन के जो स्ट्रक्चर्स है ये एक के नीचे एक अटैच। तो देखो एक ये प्लेन बन रहा है, कैन यू ऑब्जर्व दिस, ये प्लेन बन रहा है।
तो ये जो पैकेजिंग आप देख रहे हो इसी को बोलते हैं टू डायमेंशन पैकिंग, मतलब ही स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब ये स्क्वायर क्लोज क्यों है वो हम देखेंगे, उसके पहले समझ लो ये। तो इस टू डायमेंशन पैकिंग में दो तरीके के पैकिंग दिखा देते हैं, एक तो ये तरीका आपने देखा और दूसरा तरीका का पैकिंग कैसा होता है जरा ध्यान दो। ये एक लेयर मैंने बना दिया, तो एक लेयर के अभी देखो यहां पर हमने पैकिंग कैसे किया जरा नोटिस करो। ये एक लाइन है, उसके एग्जैक्ट नीचे सेम टू सेम लाइन आ रहा है, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट लाइन, एग्जैक्टली सेम लाइन आ रहा है। मतलब क्या है, मतलब यहां जैसे पार्टिकल्स थे उसी के नीचे वही पार्टिकल्स आ रहे हैं। मतलब जहां इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वहां स्पेस नीचे वाले लाइन ने भी छोड़ दिया है। देखो ना नीचे वाले लाइन ने ये स्पेस छोड़ दिया, यहां पर ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस। बट ये जो वॉइड्स है, ये जो बन रहे हैं वॉइड्स, सेकेंड टाइप के पैकिंग में जो टू डायमेंशन में होता है उसमें वो वॉइड्स छोड़ते नहीं। क्या करते हैं, पहला लाइन जो फिल हुआ है उसके एग्जैक्ट नीचे दूसरा लाइन आता है, बट किस तरह से आता है जरा देखो। सेकेंड लाइन विल कम इन द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लाइन, देख रहे हो, देखो इसके जो गैप्स है उसमें आ गया कौन सा, सेकेंड लाइन। फिर थर्ड लाइन सेकेंड वाले के गैप्स में आएगा, एंड कोइंसिडेंटली ये किसके साथ मैच करेगा, फर्स्ट लाइन के साथ। फिर फोर्थ लाइन कैसे आएगा, वो थर्ड लाइन के वॉइड्स में आएगा, देखो, जिसकी वजह से पैकेजिंग क्या हो जाएगी, और एफिशिएंट हो जाएगी। नहीं, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा एफिशिएंट है, आप देख के ही बता सकते हो मुझे, राइट। तो देख रहे हो, समझ रहे हो आप लोगों को कैसे पैकिंग है। तो अगर मैं इस पैकिंग में इस लाइन को ए लाइन बोल दूं तो ये भी इसके साथ एग्जैक्ट मैच करा, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए लाइन होगा। तो इसका मतलब ए टाइप ऑफ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर इस लाइन को मैं ए बोल दूं तो ये लाइन क्या, ये सेकंड वाला लाइन क्या फर्स्ट वाला लाइन से मैच कर रहा है, नहीं, तो इसको मैं बोल दूंगा बी लाइन। बट फिर थर्ड वाला स्ट्रक्चर वो तो फर्स्ट से मैच कर रहा है तो वो फिर बना देता है ए, फिर नीचे वाला सेकंड वाले से मैच कर रहा है तो बी, तो इसको बोलते हैं ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू डायमेंशन, ठीक है। अब जरा इंटरेस्टिंग बात देखो, आपको याद है कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बताया था, वही कोऑर्डिनेशन नंबर यहां डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं रैंडमली एक पार्टिकल लेता हूं, ये वाला पार्टिकल। अब ये पार्टिकल कितने पार्टिकल्स के साथ कनेक्टेड है डायरेक्ट, ये 1 पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल्स, ये 3 पार्टिकल्स और 4 पार्टिकल्स, ठीक है। इन पार्टिकल्स का अगर मैं सेंटर ले लेता हूं और इनको कनेक्ट कर दूं तो कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर। इसीलिए यहां पर है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। डू यू अंडरस्टैंड, अभी समझ में आया। और बताओ चलो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, एक पार्टिकल कितने पार्टिकल्स कनेक्टेड है, 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, है ना। ए बी टाइप में देखो, चलो एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं, कोई भी एट रैंडम ये वाला पार्टिकल ले लेते हैं। अब ये कितने से कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 हो गया, और इनके सेंटर्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो गैस कर सकते हो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर से ही पता चल गया, हेक्सागोन बनेगा, हेक्सागोन। देखो हेक्सागोन बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, देखो, ठीक है। अब जब हम लोग ये स्ट्रक्चर्स को एक के ऊपर एक रखेंगे ना, तब जाके बनेगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, समझ में आ गया। तो चलो 3D स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अब वो 3D स्ट्रक्चर इधर तो बना नहीं पाऊंगा मैं, तो इसलिए मैंने एक फोटोग्राफ डाला हुआ है, वो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि 3D स्ट्रक्चर बनता कैसे, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो अरेंजमेंट होता है वो प्लेन टू प्लेन होता है। अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ना, SCP, और ये वाला क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP, दोनों 2 डायमेंशन के हैं, पर ये ध्यान में रखो ये दोनों के दोनों 2 डायमेंशन, बिकॉज HCP फिर रिपीट होने वाला है 3D में, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं को 2D में भी है, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कैपेसिटी को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, बराबर। तो लेट्स टॉक अबाउट ए टाइप ऑफ 3 डायमेंशन। तो ये ए टाइप का एक शीट है, इसके ऊपर दूसरा शीट, थर्ड शीट, फोर्थ शीट। अभी ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक शीट जो लग रहा है उसके ऊपर दूसरा शीट जो आएगा वो सेकेंड शीट फर्स्ट शीट के साथ एग्जैक्टली मैच करेगा, जैसे इसमें मैच हुआ था। एग्जैक्टली मैच का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली मैच मतलब ऐसा, ये देखो, ये देख रहे हो, ये शीट है, इसके ऊपर एग्जैक्टली सेम, मतलब ये ए लेयर अगर है, अगर ये ए लेयर है तो सेकंड वाला भी ए लेयर है, थर्ड भी ए लेयर है, फोर्थ भी ए लेयर है।
मतलब जहां फर्स्ट वाले के वॉइड्स आ रहे हैं वहां सेकंड वाले के भी वॉइड्स आएंगे, जहां फर्स्ट वाले के पार्टिकल्स आ रहे हैं वहां सेकंड वाले के भी पार्टिकल्स आएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये ए लेयर्स की बात हो गई, ठीक है। इसमें और एक अरेंजमेंट होना चाहिए था। कौन सा अरेंजमेंट होना चाहिए था कि पहले ए, दूसरा वाला जो है वो पहले वाले के वॉइड्स में फिट हो, बराबर। बट यहां पर ए टाइप मतलब स्क्वायर क्लोज पैक में वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर उसके फर्स्ट वाले के वॉइड्स में फिट हो, ऐसा होता ही नहीं है। मतलब इसके केस में क्या हुआ, एक ही पैकेजिंग 3 डायमेंशन में पॉसिबल है। कौन सा वाला कि ये ए टाइप वाला एक आ रहा है, दूसरा भी ए वाला टाइप है, और जब एक दूसरे पे सेट हो रहे हैं, एक दूसरे पे जब ये लाइंस, ये जो लेयर्स लग रहे हैं, तो वो पूरी तरह से एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। वॉइड के जगह पे वॉइड एंड पार्टिकल की जगह पे पार्टिकल, ठीक है। ये फिक्स हुआ, समझ में आ गया। तो इसमें वही एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने वही एक पॉसिबिलिटी बनाई है। यहां पर देखो, इसको ए टाइप बोलते हैं, बट ये 3 डायमेंशन में आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं ए बी टाइप के लिए, जो 2 डायमेंशन वाला ए बी। इसका अरेंजमेंट किस तरह से हो सकता है? इसके अरेंजमेंट में 2 वेरिएशन है, बढ़िया वेरिएशन, जरा देखना। एक तो ये लेयर वैसे का वैसे लग जाएगा, ए बी वाला। उसके ऊपर दूसरा लेयर जो आएगा वो पहले वाले लेयर के होल्स में, वॉइड्स में फिट होगा, ठीक है। फर्स्ट लेयर नॉर्मल था ये वाला, सेकेंड लेयर भी यही है, बट वो लेयर फर्स्ट वाले लेयर के होल्स में, वॉइड्स में फिट हो जाएगा। और उसके ऊपर जो थर्ड लेयर आएगा, अब इसमें वेरिएशन आता है। थर्ड लेयर, एक केस में हो सकता है कि थर्ड लेयर जो है फर्स्ट लेयर के साथ मैच करे, भले वो इसके वॉइड्स में फिट हो ना हो, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि उसके वॉइड्स में वो ए के साथ मैच करना चाहिए, मतलब सबसे नीचे वाले लेयर के साथ मैच करना चाहिए। अगर नीचे, सबसे नीचे वाले लेयर को मैं ए बोल दूं, सेकंड वाला लेयर जो पहले वाले लेयर या ए लेयर के वॉइड्स में फिट हुआ है उसको बी बोल दूं, तो थर्ड लेयर जो है वो नीचे वाले ए के साथ मैच होना चाहिए। दैट डजंट मैटर कि वो बी लेयर के वॉइड्स में फिट हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, नीचे ए लेयर हो गया, फिर बी हो गया, फिर वापस ऊपर कौन सा लेयर आया, ए, उसके ऊपर फिर बी बिठाएंगे, फिर ए बिठाएंगे, बी बिठाएंगे। तो 3 डायमेंशन में कौन सा टाइप हो गया, ए बी टाइप। ये वाला कौन सा था, ए टाइप, 4 लेयर, इसमें ए बी, ठीक है। इसमें ही सेकंड ऑप्शन और एक है अरेंजमेंट का, वो कौन सा है, उस अरेंजमेंट में आप देखोगे कि पहले ए लेयर है, ये इसी की बात कर रहा हूं मैं, एचसीपी की। ए लेयर है, उसके बाद बी लेयर आ गया जो पहले वाले के वॉइड्स में फिट हुआ है, ए वाले के। फिर आया सी लेयर जो बी के वॉइड्स में फिट हुआ है। समझ में आ रहा है? देखो इसमें ही चेंज था। इसके केस में, पहले वाला केस जो देखा था उसमें क्या था, उसमें था थर्ड लेयर जो है वो ए के साथ मैच हो रहा है, इसमें ए के साथ मैच नहीं होगा, इसमें वो सेकंड मतलब बी लेयर के वॉइड्स के साथ फिट हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? बी लेयर के वॉइड्स में फिट होगा, फिर इसलिए बनेगा, वो मैच नहीं करेगा ए लेयर के साथ, वो नया लेयर बनाएगा जिसको बोलेंगे हम लोग सी लेयर। तो ए बना, बी बना, सी बना, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगा ना वो ए के साथ मैच होगा। समझ में आ रहा है? फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, तो ए बी सी टाइप हुआ। तो इसमें आप 2 वैरायटीज देख पाओगे 3 डायमेंशन में। क्या देख पाओगे, एक बनेगा ए बी टाइप और एक बनेगा ए बी सी टाइप। डू यू अंडरस्टैंड? और इसमें तो एक ही टाइप पॉसिबल था, क्या, फिर से ए टाइप, बट इधर ये लाइंस का था, ये लेयर्स है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में प्लेन्स की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। तो वही अरेंजमेंट मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं, सॉरी यहां पर। तो ये देखो, ये 1 डायमेंशन का अरेंजमेंट हुआ, ये 2 डायमेंशन का देखो स्क्वायर क्लोज पैक हुआ, और ये हेक्सागोनल क्लोज पैक हुआ, ये भी 2 डायमेंशन का है। थर्ड लेयर, थर्ड 3 डायमेंशन में जो आप देख रहे हो वो ये ए टाइप हुआ, ठीक है। और उसके साथ ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो, ये आपका नीचे वाला लेयर ए दिख रहा है, ऊपर वाला बी दिख रहा है। अगर मैं तीसरा लेयर और एक ऊपर बिठा दूं तो वो ए के साथ मैच करवाऊंगा तो ए बी टाइप हो जाएगा। बट अगर वो थर्ड लेयर ए के साथ मैच नहीं होते हुए सी के साथ मैच करेगा, या इसके वॉइड्स में, सेकंड लेयर के वॉइड्स में फिट होगा, तो वो बनाएगा ए बी सी टाइप। ओके, समझ में आया? ऑलराइट, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें यूनिट सेल भी उन्होंने फोकस किया हुआ, दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब इसी की बात अगर करता हूं तो ये एक पार्टिकल है इसका, ठीक है। ये पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो रैंडमली मैं इमेजिन करता हूं, ये पीछे वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, इस पार्टिकल का कितनों के साथ कनेक्शन है, ठीक है। ये अपने लेयर में 1 2 और पीछे 2 के साथ कनेक्ट होगा, 4, ऊपर 1 नीचे 1, टोटल इस लेयर में 6
कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। व्हाई? बिकॉज दिस वन पार्टिकल विच इज इन ए लेयर विल बी सराउंडेड इन सच अ वे दैट उसके ही लेयर में सामने एक पार्टिकल होगा, पीछे एक पार्टिकल होगा, इधर एक पार्टिकल होगा, इधर एक, तो 4 से सराउंड हो गया। उसके साथ ऊपर एक होगा, नीचे एक होगा, टोटल कितने हो गए? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 6। उस जगह पे अगर मैं ए बी टाइप की बात करूं या ए बी सी टाइप की बात करूं तो इनके केस में क्या होता है? सेम लेयर में कितने होते हैं? सेम लेयर में 6 होते हैं। ओके उनके खुद के लेयर में, नेक्स्ट स्लाइड में वो दिखाऊंगा मैं आपको, उनके खुद के लेयर में ही 6 पार्टिकल्स उनको सराउंडिंग होते हैं। और ऊपर के लेयर में, अपर में होते हैं 3 और लोअर में भी होते हैं 3। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 12। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के केस में 12 होता है। ऐसा कुछ जरा नोटिस करो, ये पार्टिकल ले लेते, ये वाला, ये सेंटर वाला, ठीक है, सेंटर वाला पार्टिकल कितनों से कनेक्टेड है? ये खुद के लेयर में 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाले 3 है 1 2 3 टोपी की तरह बैठ रहे हैं, और नीचे वाले 3 है वो नीचे से टच हो रहे हैं। तो क्या हुआ? कितनों से टच हुआ? ये 6, ये 3 9, ये 3 12। ये कौन सा टाइप है आप बता सकते हो मुझे? लॉजिक लगाओ। चलो, ये वाला तो मेरा सेंटर वाला लेयर है तो इसको बी बोल देता हूं, ऊपर वाला ये लेयर ए होगा समझो, नीचे वाला लेयर ऊपर वाले से मैच कर रहा है क्या? एक सामने और 2 पीछे, एक सामने 2 पीछे, देखो ये फिर हो गया सेम, तो ये ए बी टाइप हो गया। और ये वाला जो देखो जरा, ये तो आपका बी लेयर है, ऊपर वाला मैं सपोज कर देता हूं कि ए लेयर है, तो नीचे वाला लेयर ए के साथ मैच कर रहा है क्या? नहीं, तो ये हो गया ए बी सी टाइप। डू यू अंडरस्टैंड? दोनों के केस में सेम दिख रहा है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 दिख रहा है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 दिख रहा है। अगर इन्हीं को जोड़ दें, इनको अगर ज्वाइन कर दूं मैं, तो इस तरह से दिखेगा। देखो किस तरह से कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है ना। और यहां इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो मैं इस तरह से दिखूंगा। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट HCP दिखाता है और ये दिखाता है CCP, क्यूबिक क्लोज पैक बोलते हैं इसको, और ये दिखता है हेक्सागोनल क्लोज पैक। अभी इसका अगर पूरा शीट देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा? ऊपर से अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर देखो, ये नीचे वाला ए लेयर है, ये जो लेयर ए है, ये है लेयर बी, और ये लेयर फिर से है ए। ठीक है, तो इसमें आप नोटिस करो, चलो यू कैन नोटिस सम थिंग्स। क्या नोटिस कर सकते हो? आई होप आपने देख लिया हो। ये होल्स दिख रहे हैं, होल्स, ये होल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे होल्स क्या है पता है? दीज आर कॉल्ड एज वॉइड्स। सही है ना? यहां पर भी देखोगे तो यहां पर वॉइड्स, पूरा होल नहीं दिख रहा है, बट यहां एम्प्टी स्पेसेस दिखाई तो दे रहे हैं। ओके, तो ये भी सारे क्या है? वॉइड्स हैं, वॉइड्स, है ना। तो वॉइड्स जो है, एम्प्टी स्पेसेस जो है, वो 2 तरीके के बनते हैं। एक तरीका है ये, एक तरीके इस तरीके से बनते हैं, और दूसरा ये तरीका है फॉर्म होने का। तो दोनों को डिस्कस करते हैं। चलो, सबसे पहला वे क्या है कि नीचे वाले लेयर में 3 पार्टिकल्स 1 2 3 प्रेजेंट है। ओके, उनके बीच में एक स्पेस फॉर्म हुआ है, और वो स्पेस को ढकने के लिए, कवर करने के लिए चौथा पार्टिकल ऊपर से आता है। मतलब 1 2 3 और ऊपर से 4th। तो उधर जो होल बना है, क्योंकि होल तो ऑलरेडी था ना इधर, ये देखो ये होल तो है ना, ये वाला होल है, बट इसके ऊपर एक पार्टिकल आके उसने होल को बंद कर दिया। तो जब होल बंद हो गया तो, बट होल तो बचा हुआ है ना अंदर, वॉइड तो बना हुआ है, तो इसी वॉइड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल होल या टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं? बिकॉज टोटल 4 पॉइंट है इसमें, वो 4 पॉइंट से ही मिलकर बनता है वो एक होल। इस तरह से देखो, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। तो इसका अरेंजमेंट अगर आप देखोगे तो देखो ना, ये एक वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स बनता है, और ऊपर की तरफ चौथा वर्टेक्स बनता है। ठीक है, इसीलिए ये बनाता है टेट्राहेड्रल होल। टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन की तरह दिखता है। दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल होल। इसमें क्या होता है? नीचे वाले लेयर में आप देखोगे 3 पार्टिकल्स ऐसे ही प्रेजेंट है, बट अपर लेयर में वो जो 3 पार्टिकल्स है वो फ्लिप्ड होके 3 पार्टिकल्स ही प्रेजेंट है। इस तरह नहीं, एक पार्टिकल सेंटर में नहीं, ये 1 2 3 है ना, तो ये 1 2 3 ये घुमाकर प्रेजेंट है। इफ यू सी, ये दिस इज नॉट कोइंसाइडिंग, द पिंक लेयर इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द ब्लू लेयर। यहां पर ब्लू लेयर का जो होल बना था उसको कवर कर दिया था पिंक लेयर के एक स्फेरिकल बॉल ने या एटम ने या पार्टिकल ने। यहां पर वो कवर नहीं, होल पे होल बन रहा है। देखो ये होल बन, अभी तक होल है,
तो अगर आप नोटिस करोगे यहां पर तो इसके 3 पॉइंट्स है 1 2 3 और नीचे वाले लेयर के भी 3 पॉइंट्स है 1 2 3, तो दो अलग डायमेंशंस में है। तो ये ऊपर वाले लेयर के 3 पॉइंट्स 1 2 3 और नीचे वाले के 3 पॉइंट्स 1 2 एंड 3 यहां पर। तो कितने हो गए, ऊपर 3 नीचे 3, तो ये डबल ऑफ टेट्राहेड्रॉन हो गया, ऑक्टाहेड्रॉन, इसलिए इस होल को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल होल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो दो टाइप के होल बने, कौन से बने हैं, एक टेट्राहेड्रल बना है, एक ऑक्टाहेड्रल बना है। टेट्राहेड्रल में क्या है, नीचे तो 3 है ऊपर के लेयर में, और नीचे वाले 3 जब मिलते हैं तो एक होल बनता है। तो उस होल को कवर करने के लिए एक बॉल पूरा है, वो बनाता है क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल होल या टेट्राहेड्रॉन की तरह स्ट्रक्चर। बिकॉज नीचे जो 3 कनेक्टेड है उन 3 में 3 वर्टाइसेस फॉर्म होते हैं और ऊपर की तरफ एक ही वर्टेक्स फॉर्म होता है। ऑक्टाहेड्रल होल में क्या होता है, नीचे 1 2 3 प्रेजेंट है, ऊपर उसी के उल्टे में 1 2 3 प्रेजेंट है। तो दोनों होल्स कोइंसाइड होते हैं बट फ्लिप मैनर में। तो नीचे वाले लेयर में 1 2 3 पॉइंट्स होते हैं, ऊपर वाले लेयर में 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो जाके बनाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बिकॉज ऑक्टाहेड्रॉन बनाता है वो। ठीक है, समझ में आया। तो आपको ना एक और कॉमन क्वेश्चन पूछते जो हम मे बी नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ये तो टेक्स्ट बुक है वही देख रहा हूं मैं, सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं वैसे तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो पूछते हैं आपको, दे आस्क यू अबाउट नंबर ऑफ वॉइड्स, उस स्ट्रक्चर में कितने वॉइड्स बने हैं इस बारे में पूछा जाता है। तो उस वॉइड्स में कितने वॉइड्स बनते हैं, मैं देखो यहीं वही लिखने वाला हूं। तो इफ आई कंसिडर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज n, तो टेट्राहेड्रल लिख ही देते हैं, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे इन a structure which has n particles, there will be 2n tetrahedral voids. And how many octahedral voids will be formed? In relation to it, there will be only n. Okay? मतलब अगर n particles ले रहा हूं मैं, तो total number of particles के n के हिसाब से उसी के सामने tetrahedral voids कितने बनेंगे, double the number of particles. and octahedral voids कितने बनेंगे, same as that of particles. समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो ये है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स में जो वॉइड्स बनते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स, उनका नंबर। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल है जिसके बेसिस पे हम लोग एक्चुअली एक कंपाउंड का या एक क्रिस्टल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली वी फिनिश द प्रेजेंटेशन आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, व्हाट ऑल थिंग्स डिड वी स्टडी। हमने स्टडी किया सबसे पहले ब्रेविस लैटाइस फिनिश किया हम लोगों ने, वी फिनिश द पॉइंट ऑफ ब्रेविस लैटाइस। बताया मैंने आपको अलग अलग पार्ट टाइप्स उसके हैं, 14 कौन से हैं, और वो 7 जो उसके मेन क्रिस्टल सिस्टम से उसमें क्या ABC का वैल्यू है, A1 A2 A3 क्या क्या है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यूज क्या होना चाहिए वो बताया। उसके बाद हम लोगों ने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया किसका, मोलर मास का, डेंसिटी का और एज लेंथ का, ये भी हमने कर लिया। ठीक है, उसके साथ हमने थर्ड पॉइंट लिया पैकेजिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस, ये भी देख लिया हम लोगों ने। तो ये पैकेजिंग किस तरह से होता है, पैकिंग किस तरह से करते हैं, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, उसमें भी क्या क्या वेरिएशन से क्या क्या वैरायटी है उसके बारे में डिस्कस किया। बाय द वे एक पॉइंट बताना, वैसे तो मैं नेक्स्ट में बताने वाला था बट फिर भी बता देता हूँ अभी। तो इसमें जो हम लोग ये बना रहे थे ना CCP जो हमने बनाया था, यहाँ पर मैंने बताया आपको फाइनली ये CCP बना रहा है। तो ये CCP में एक्चुअली FCC यूनिट सेल बनता है। ठीक है, ऑल राइट। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग फॉर टुडे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारे पिछले वीडियोस भी देखो। आयोनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अभी सॉलिड स्टेट भी खत्म होने पर आया है। ठीक है, तो अभी बस पैकिंग एफिशिएंसी है, उसके बाद तो आपके इम्प्योरिटीज़ है और छोटे छोटे टॉपिक्स है, फिर वो तो एक फटक से हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड टाइम।